हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में हमसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आप लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का रिव्यू करूं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि पिछले एक साल के अंदर आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 65% का रिटर्न दिया है और इस कैटेगरी ने ही काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल करके दिए हैं पिछले एक साल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, फंड के पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि एज ए इन्वेस्टर आपको इंफ्रा फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होते क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स म्यूचुअल फंड के सेक्टरल फंड कैटेगरी में आते, यानी कि इंफ्रा फंड्स उन स्टॉक्स या कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हैं, जैसे कि एल&टी हो गया, एनटीपीसी हो गया, छोटे कंपनीज में अगर देखेंगे तो आईआरबी हो गया, इस तरह की कंपनीज। इंफ्रा फंड्स सिंस एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रा फंड्स सिंस एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड सेक्टर में आने वाले अप्स एंड डाउन से लिंक्ड हैं। एग्जाम्पल के लिए पिछले एक साल में इन फंड्स ने शानदार रिटर्न निकाल करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप सेम सेक्टर से अगर आप फंड्स देखेंगे तो एक समय ऐसा भी रहा है 2010 से लेकर के 2014 तक के बीच का आपका एनुअलाइज रिटर्न आप देखिए 2.44% का है, और नेट जो रिटर्न है 5 साल के कैटेगरीज में देखिए 10% का रहा है, 11% का रहा है। सिमिलरली एक और टाइप ऑफ सेक्टरल फंड्स को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है फार्मा फंड्स। इनके भी आप रिटर्न्स देखिए एक लंबे समय पीरियड तक काफ़ी कम रिटर्न निकल के भी आए हैं। तो जो सेक्टरल फंड्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक बिना परफॉर्मेंस दिए हुए रह सकते हैं और अचानक उनमें परफॉर्मेंस शुरू होगी और बहुत बड़ा परफॉर्मेंस वो दे के जाएंगे। अगर आप सेक्टरल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इंफ्रा फंड के बारे में। कंपैरिजन देखें, सेक्टर के टॉप 5 फंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये बाकी 3 भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं। सभी के एक्सपेंस रेशियो, कितना फंड का एज है और एयूएम कितना है, ये सब यहाँ पर मैंने। तो यहाँ पे आप अगर देखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एयूएम कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, इसलिए मैंने इस फंड को इन सारे फंड्स में सबसे अच्छा फंड माना है। तो सबसे पहले हम एयूएम के बारे में बात कर लेते हैं। इस फंड का एयूएम 5,186 करोड़ का है, जो कि एक डिसेंट साइज फंड। बिकॉज ये सेक्टरल फंड है तो यहाँ पर हम 10,000 15,000 करोड़ के एयूएम के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि उतना फंड इस तरीके के फंड्स में, इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें नहीं आता है। तो इसका एयूएम डिसेंट है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जिट लोड के बारे में। तो 1% का एग्जिट लोड है, वो भी तब कि आप 15 दिन के अंदर अगर आप विड्रॉ करते हैं अपने फंड्स को आफ्टर इन्वेस्टमेंट, तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। लॉकिंग पीरियड कोई नहीं है, यानी कि आज आप फंड को इन्वेस्ट करके 5 दिन के बाद भी अपना फंड्स को विड्रॉ कर सकते हैं। एज को अगर देखें तो ये 11 साल से पुराना फंड है, तो एक काफी लंबे समय से ये फंड मार्केट में है। तो आप उस बेस पर अगर आप किसी फंड को जज करना चाहते हैं तो आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के फॉर्म में अगर आप करना चाहते हैं तो 100 रुपये मात्र से आप एसआईपी इसमें कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम पैसा है या कम अमाउंट से वो एसआईपी की शुरुआत करना चाहता है, तो वो इस तरीके के फंड्स को डेफिनेटली चूज कर सकता है लंबे समय के को होल्ड करने के लिए। लमसम में आप 5,000 से शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, एक्सपेंस रेशियो। तो जितने भी सेक्टरल फंड्स हैं उसका एक डिमेरिट ये होता है कि इसमें जनरली एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा होता है। इसके पीछे क्या रीजन है कि आपका फंड साइज कम है, एयूएम कम है, तो आपको एंड ऑफ द डे जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उसी से फंड को मैनेज करने के लिए भी पैसा लेना है, तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें 0.89% है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे ऐसे जो फंड्स हैं जो कि स्मॉल कैप फंड्स है जिसमें कि 1% से भी ज़्यादा का आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, तो कम ही है। अगर दोस्तों वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये यूट्यूब के नॉइज़ भरी दुनिया में यही एक तरीका है जिससे कि हम दोबारा आपस में मिल सकते हैं। नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना सो दैट काम की वीडियो सीधा आपके पास पहुंचे। तो आगे बढ़ते हैं। चलो हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं रिटर्न्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोलिंग रिटर्न्स की। रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं? वो रिटर्न जो आप इन जनरल मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं। इन रिटर्न्स के बारे में आपको और कहीं देखने को सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में लोग बहुत कम डिस्कस करते हैं, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं दिखते हैं। लेकिन यही वो रिटर्न्स हैं जो आपको नॉर्मल टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर आप एसआईपीज और लमसम दोनों को मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपके लिए, आप किसी भी 1 साल 3 साल के टाइम पीरियड को देखिए, इस कैटेगरी एवरेज को इस फंड ने अच्छे से बीट किया। लमसम में भी यहाँ देख सकते हैं और यहाँ पे एसआईपी में भी देख सकते हैं। तो ये फंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इस क्राइटेरिया पे। इस फंड ने
1 साल, 3 साल या किसी भी 5 साल पे भी आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा बेटर रिटर्न दिए हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है जो लोग इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। आप चाहें तो पॉज करके इस पूरे रिटर्न को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न्स कौन कौन से होते हैं उनको समझना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सिर्फ रिटर्न वर्ड लिखिए। मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपका इंटरेस्ट उसमें होना जरूरी है। रिटर्न की बात तो हो गई दोस्तों, रिस्क को भी हम आगे समझेंगे, लेकिन उसके पहले एसेट एलोकेशन को समझ लेते हैं, यानी कि ये म्यूचुअल फंड किस किस सेक्टर में कितना पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहा है। तो लार्ज कैप में इसने लगभग 50% के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में 17% और 24% के आसपास। ये लार्ज कैप और मिड प्लस स्मॉल कैप में लगभग इक्वल परसेंटेज का इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है फंड का। तो अगर आप कैपिटल वाइज देखें तो जो ये फंड है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द मार्केट, जो कि बहुत हद तक लार्ज और स्मॉल या फिर मिड कैप की तरह झुका हुआ नहीं है। उससे क्या है, एक बैलेंस रहता है, क्योंकि ऑलरेडी आप सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो अगर आप उसमें भी अगर आप सेक्टरल फंड में भी स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो रिस्क का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं इस मैटर में मैं इस फंड को बहुत अच्छा मानता हूँ। तो ये म्यूचुअल फंड टोटल 61 नंबर ऑफ स्टॉक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। टॉप 10 स्टॉक्स में देखिए लगभग 40% का इन्वेस्टमेंट है, जो कि पोर्टफोलियो का अगर आप पी रेशियो देखते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ एक कंपैरिजन किया है कि पोर्टफोलियो का पी रेशियो लगभग 20 के बराबर है, और जबकि निफ्टी का इंफ्रा का इस समय का जो पी रेशियो, जो इंडेक्स का पी चल रहा है, वो लगभग 21 के आसपास का चल रहा है। यानी कि ये जो फंड है, आप इंफ्रा का जो इंडेक्स है उससे सस्ता है आपके लिए। तो इस तरीके से ये चीज़ पता चलती है कि जो फंड मैनेजर्स ने अच्छे स्टॉक्स को चूज़ किया है। सिर्फ मोमेंटम बेस्ड उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बल्कि उन्होंने वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया है आपके लिए। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है पोर्टफोलियो को अगर हम समझना चाह रहे हैं तो। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो इस पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट स्टॉक्स में इन्होंने कितना कितना परसेंट एलोकेशन किया हुआ है। जैसे कि आप टाटा स्टील में यहाँ देखिए 2% के आसपास, HPCL में 1.5% और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 1.39%। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स में उन्होंने वेल डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है आपके फंड को। यहाँ पे देखिए NTPC में उन्होंने लगभग 6.5% का बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है। LNT में लगभग 5%। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क के बारे में। रिस्क के मैटर में ये मुझे जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इन कंपेरिजन टू अदर। आप स्टैंडर्ड डिविएशन देखें या फिर म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखें, किसी भी मैटर में ये फंड कैटेगरी से ज़्यादा बेटर है। रिस्क एडजस्टेड अगर रिटर्न देखते हैं कि कितना रिस्क ले रहा है, अगर आप यहाँ पे देखिए रिस्क एडजस्टेड जो रिटर्न है काफ़ी बढ़िया है कैटेगरी एवरेज से। मतलब यानी कि कम रिस्क लेकर के ज़्यादा बेहतर रिटर्न ये म्यूचुअल फंड निकाल के आपको दे रहा है। वॉलेटिलिटी लो है, यानी कि मार्केट अप्स एंड डाउन्स में बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ओवरऑल मुझे रिस्क पैरामीटर्स को अगर मैं बात करूं तो ये फंड मुझे काफ़ी पसंद आया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव्स क्या क्या है। तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो ये सबसे पहली चीज़ है कि क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन। इनके स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने वेल डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो को टुवर्ड्स स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप सेगमेंट में लीडिंग रिटर्न है। आई थिंक इससे ज़्यादा रिटर्न जो म्यूचुअल फंड्स दे रहे हैं आप, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं उतना रिटर्न देने के लिए। लेस वॉलेटाइल देन पीयर्स, जैसा कि मैंने आपको जस्ट पहले बताया, ये इनकी वॉलेटिलिटी अपने पीयर से काफ़ी कम है। निगेटिव साइड की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली स्मॉल AUM है। अगर आप बड़े म्यूचुअल फंड्स जैसे कि किसी लार्ज कैप फंड के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंगली AUM कम है, जिसकी वजह से आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे निगेटिव चीज़ लगती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, नॉट रिलेटिव टू दिस ओनली, कि बहुत लंबे समय तक अंडर परफॉर्म कर सकता है। अभी मार्केट हॉट है, ये सेक्टर हॉट है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, लेकिन कई कई साल तक ऐसे भी बीत सकते हैं जिसमें ये म्यूचुअल फंड्स अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप जब भी किसी भी सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड्स हो जो कि सेक्टरल हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, इस बात का जरूर ध्यान दें कि आप उस सेक्टरल फंड में कब एंट्री ले रहे हैं। क्या वो 3-4 साल म्यूचुअल फंड लगातार परफॉर्मेंस देने के बाद आप उसमें एंट्री ले रहे हैं तो आपके लिए उसमें पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे बेहतर ये होता है कि वो फंड जैसे ही चलना शुरू करता है, आप 6 से 8 महीने के भीतर में आप उसमें पोजीशन बना लें, आप उसमें इन्वेस्ट करते जाएं या फिर लमसम इन्वेस्ट कर लें। लेकिन 3-4 साल में इन्वेस्ट करने में आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक नेचर के भी हो सकते हैं म्यूचुअल फंड्स।
क्योंकि स्टॉक साइक्लिक है तो म्यूचुअल फंड्स भी साइक्लिक है। एक साइकिल कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर अगली साइकिल जब चालू होगी तो आपका फंड का इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो डेवलप होकर आपको मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आगे आने वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।